Yeah, good evening and welcome back. This is the second video of biology, the fundamental of unit of life called cell. In this video, we'll study about division of labor कि सेल कैसे अपना काम डिवाइड करते हैं। अगर आपने अभी जो फिगर मैंने दिखाए थे उन्हें स्टडी किया हो तो आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम खुद हैं ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर बहुत टाइप के सेल्स होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल स्पर्म, ल्यूकोसाइट जो WBCs होते हैं, ऑस्टियोसाइट जो बोन सेल्स होते हैं या जो मसल सेल्स हैं या जो नर्व सेल्स हैं, फैट सेल्स हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेबर का बेटा डिवीजन होता है। जो भी काम है मल्टी सेलुलर है, हम मैंने पहले ही आपको बताया था मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी डिवीजन होगा लेबर का मतलब काम का, राइट, ह्यूमन बींग्स के अंदर वो प्रॉपरली डिवाइड होगा। और काफ़ी सारे फंक्शन जो है ना हमारी ह्यूमन बॉडी परफॉर्म कर पाती है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्ट है जो ब्लड जिसका काम मेनली क्या है, ब्लड को पंप करना। ओके। स्टमक है, स्टमक का क्या काम है बेटा, डाइजेस्ट करना जो भी हम खाते हैं, ठीक है ना, ये हमारे स्टमक का काम है। इसके अलावा जो है बहुत सारे पार्ट्स हैं, हर बॉडी का अपना अपना पार्ट है। जैसे कार्डियक मसल्स है, हार्ट में स्पेशल टाइप्स ऑफ मसल सेल्स होते हैं, उन्हें कार्डियक मसल्स कहते हैं। वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रैपिडली, राइदमेटिकली और टायरलेसली, और हमें पूरा जीवन कोई फटीग अनुभव नहीं होती ऑर्गेनिज्म को। स्टमक में स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें म्यूकस सेल्स भी कहा जाता है। इनका काम क्या है, इनका काम है कि ये म्यूकस सेक्रेट करते हैं ताकि फूड जो है लुब्रिकेट हो सके। जायमोगन सेल्स ये चीफ सेल्स हैं, इनका काम है प्रो एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है जिसे पेप्सिन भी कहते हैं, और इसे हम पेप्सोजिन या पेरिएटल सेल या ऑक्सिनटिक सेल भी कहा जाता है। इनका काम है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सेक्रेट करना, ताकि पेप्सिनोजेन जो है वो फंक्शनल पेप्सिन और बाकी जो जर्म्स हैं उनको फूड के अंदर उनको किल कर सके। स्केलेटल मसल्स ये स्टेरिएट होती हैं, और वॉलेंट्री मसल्स ये भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और डिपेंड करेगा आपकी विल और कंट्रोल के ऊपर। इन्हीं प्रॉपर्टी की वजह से ही आप लगातार अपने हैंड और बाकी की 10 फिंगर्स को भी मूव कर पाते हो। ह्यूमन बॉडी की तरह ही सेल जो है लगातार लेबर करता है, लगातार मेहनत करता है। हर सेल का एक डिफरेंट स्पेसिफिक कंपोनेंट होते हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनल्स भी कहते हैं। हर काइंड जो होता है सेल ऑर्गेनल का एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है। अब हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे ऑर्गन्स और ऑर्गेनल्स के अंदर क्या हमारे डिफरेंसेस हैं। देखिए, ऑर्गन्स जो होते हैं ये लगभग हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ही मिलते हैं, राइट। ये लार्ज साइज होते हैं या मैक्रोस्कोपिक होते हैं। इसके अलावा ऑर्गन्स जो होते हैं ये एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनली भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ऑर्गन्स टिश्यूज से फॉर्म होते हैं। टिश्यूज जो है आपको पता है सेल और सेल से मिलकर बने होते हैं, और सेल जो है ऑर्गेनस से मिलकर बने होते हैं। ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि वो ऑर्गन फॉर्म कर सकें, और ऑर्गन सिस्टम जो है पूरी बॉडी का ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सके, ठीक है ना। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही बेसिक बातें, राइट। अब इसके अलावा हम बात करेंगे ऑर्गेनल्स के फंक्शन के बारे में। ऑर्गेनल्स जो हैं ये सभी यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमें मिलते हैं, और ये काफ़ी स्मॉल साइज होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं या फर्दर सब माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं, राइट। ये मोस्टली जो होते हैं इंटरनल होते हैं। कोई भी जो ऑर्गेनल है वो माइक्रो मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, और जो ऑर्गेनल्स हैं ये कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि ये सेल प्रोड्यूस कर सके। सेल शेप की बात करें, जो बेसिक शेप होती है यूकैरियोटिक सेल की वो स्फेरिकल होती है, पर सेल की जो शेप है वो अल्टीमेटली डिटरमाइन की जाती है स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ सेल के द्वारा। सेल की जो शेप है वो वेरिएबल भी हो सकती है, लगातार चेंज भी हो सकती है और फिक्स भी रह सकती है। वेरिएबल या इरेगुलर जो शेप होती है वो अमीबा में अकर करती है,
और WBC या ल्यूकोसाइट्स में भी अकर करती है, ठीक है। और जो फिक्स शेप होती है वो अधिकतर प्लांट्स और एनिमल्स में अकर करती है, जैसे कि यूग्लेना और पैरामीशियम इसके कुछ एग्जाम्पल है, राइट, ये ध्यान रखना। इसके अलावा बहुत सारी शेप्स भी होती हैं, डाइवर्स शेप्स भी हो सकती हैं, जैसे कि पॉलीहेड्रल, स्फेरिकल, स्पिंडल शेप, इलोंगेटेड, ब्रांच या डिस्कॉइडल शेप। सामने देखिए, जैसे कि आप अमीबा को देख सकते हैं, इसकी एक इर्रेगुलर बॉडी शेप है, फिगर में आप देख सकते हैं, फिगर को बना के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए ल्यूकोसाइट, गोबलेट सेल, डाई एटम, ये डिफरेंट लिवर सेल, ठीक है ना, सबकी देखिए कितनी अलग अलग तरीके की शेप्स हैं। नर्व सेल, ये बहुत सारी शेप्स यूकैरियोटिक सेल की जो अलग अलग शेप्स आपको दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। इस फिगर के अंदर कई सर्टेन सेल हैं, जैसे कि डाई एटम, सेरेशियम, ऑस्ट्रिच एग, ये सब रिमेनिंग सेल जो है डाइवर्सिटी दिखाते हैं ह्यूमन बॉडी में। सेल साइज की बात करें तो जो सेल के साइजेस होते हैं इनकी कुछ ब्रॉड लिमिट्स होती हैं। कई प्लांट और एनिमल सेल्स नेकेड साइड से विजिबल होते हैं, लेकिन कई जो सेल है वो इतने छोटे होते हैं कि इन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखा जा सकता है, क्योंकि इनका जो साइज है वो कुछ माइक्रोमीटर ही होता है, राइट, आपको पता ही है, मैंने पहले भी समझा रखा है आपको ये चीजें, राइट। और 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो का मतलब है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, राइट, 10⁻⁶ टाइम्स, तभी माइक्रोस्कोप चीजों को क्या करता है, मैग्नीफाई कर देता है। साइज जो है, कई स्मॉल सेल बैक्टीरिया है, इनका साइज 0.2 से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक, ये जो म्यू देख रहे हैं आप, म्यू यानी कि माइक्रो, यानी कि 10⁻⁻⁶, इस लेटर को म्यू, MU, म्यू बोला जाता है, राइट। और ऑस्ट्रिच का मतलब 18 सेंटीमीटर तक जा सकता है साइज, राइट। ये देखिए यहाँ कुछ फिगर से मैं आपको ये चीज समझाता हूँ। एसिटोबुलरिया, ये कैप, स्टॉक। प्रोकैरियोटिक सेल की जो रेंज होती है लगभग 1 से 10 माइक्रोमीटर तक होती है, और यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो लार्जर होते हैं, 110 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो साइज है वो लार्जर होता है एक टिपिकल सेल या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के कंपैरेटिवली। एग्जाम्पल के तौर पे अमीबा प्रोटियस ये बिगेस्ट होता है अमंग द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसकी लेंथ लगभग कितनी होती है, 63 माइक्रोमीटर तक होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो रेंज होती है वो 20 से 30 माइक्रोमीटर तक होती है, और जो स्मॉलेस्ट सेल है वो माइकोप्लाज्मा, कोई भी ऑर्गेनिज्म है ये इंटरमीडिएट होता है वायरस और बैक्टीरिया के बीच में। ये बताया हुआ है कि 1 मिलीमीटर इज 1000 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर को माइक्रोन या म्यू भी बोला जाता है, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सेल के वॉल्यूम के बारे में अगर बात करूं तो सेल का वॉल्यूम काफी कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर सेल टाइप के लिए, और इंडिपेंडेंट होता है साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म से। एग्जाम्पल के तौर पे किडनी या जो लिवर के सेल्स हैं ये लगभग सेम साइज के होते हैं बुल में, हॉर्स में और माउस में, लेकिन जो टोटल डिफरेंस आता है वो टोटल मास ऑफ ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म में आता है, वो डिपेंड करेगा सेल के वॉल्यूम पर नहीं डिपेंड करेगा, वो उसके नंबर पे डिपेंड करेगा। तभी जो एलिफेंट के सेल्स हैं जरूरी नहीं है वो लार्जर होंगे किसी और एनिमल्स या प्लांट्स की बजाय, जो लार्ज साइज होता है एलिफेंट का वो इट इज ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ द एलिफेंट, लार्ज साइज जो होता है एलिफेंट का वो ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ सेल्स की वजह से ही होता है। सेल नंबर की बात करेंगे तो जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो अधिकतर किस में होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ज्यादा होते हैं, ध्यान रखिएगा। इनडेफिनेट होते हैं, पर जो नंबर ऑफ सेल्स हैं इट मे बी फिक्स इन सम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो नंबर ऑफ सेल मैंने बताया ना 100 ट्रिलियन हो सकते हैं, राइट, काफी ज्यादा है ये नंबर। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में मेनली अब बात करेंगे। शेप, साइज और इनकी एक्टिविटी तो वेरी करती हैं, पर जितने भी सेल हैं इनमें 3 मेजर फंक्शनल रीजन्स हो सकते हैं, राइट। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल, न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म। कई और
जो आउटर बाउंड्री होती है सेल की उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है और उसके अंदर साइटोप्लाज्म लाई करता है। वेरियस सेलुलर और सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो सस्पेंडेड होते हैं साइटोप्लाज्म में, और जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं सेल के इनसाइड और जो इंटरेक्ट करते हैं उसके एनवायरनमेंट में, वो इन्हीं फीचर्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाती है। ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये देखिए स्क्रीन पर ही है, ये एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर है एनिमल सेल का, अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं तो। इसके अलावा ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है किसी भी जनरलाइज प्लांट सेल का, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके नेचर की और अकरेंस की। अधिकतर सेलुलर ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट या लाइसोसोम्स, पेरोसोम्स, गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब एक यूनिट मेम्ब्रेन के द्वारा एनक्लोज होते हैं। सेल सरफेस मेम्ब्रेन जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग होते हैं हर सेल के, और प्रेजेंट होते हैं सेल्स, प्लांट्स या एनिमल्स के अंदर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। स्ट्रक्चर की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिविंग, थिन, डेलिकेट, इलास्टिक, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है। ये लगभग 7 मिलीमीटर थिक होती है अगर आप लाइट माइक्रोस्कोप से इसे देखेंगे तो। फिर यहाँ पर इसके डिफरेंट लिविंग पार्ट सेल के और नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में एक छोटा सा टेबल आप देख सकते हैं। केमिकल एनालिसिस ये शो करते हैं कि जो मेम्ब्रेन होती है 75% फॉस्फोलिपिड्स कंटेन करती है, और मेम्ब्रेन प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और पॉलीएसराइड्स भी कंटेन करते हैं। ये बस मैं चाहूंगा आप रीड कर लें, राइट। 1972 में सिंगर और नेकल्सन, इन्होंने एक मॉडल सजेस्ट किया था जिसे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं। ये एक्सप्लेन करता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किसी भी और मेम्ब्रेन ऑफ सेल की बजाय। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक फ्लूइड मोज़ेक स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आपके सामने। प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, वो सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं देते मेम्ब्रेन को, पर वो सर्व करते हैं एंजाइम्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, पंप करते हैं और रिसेप्टर प्रोटीन, ये सब देते हैं, राइट। फंक्शंस की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट करेगा एंट्री और एग्जिट को कुछ मटेरियल्स की सेल में। इसी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कुछ ये फंक्शन है जो परफॉर्म करता है जैसे कि डिफ्यूजन। कई ऐसे सब्सटेंसेस हैं जैसे कि CO2, ऑक्सीजन, वाटर एक्सेट्रा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करेंगे डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। ध्यान रखिएगा ये जो सब्सटेंसेस हैं काफी स्मॉल है साइज में और डिफ्यूज करेंगे लगातार। ये एक एक्टिविटी से हम समझ सकते हैं। डिफ्यूजन वैसे आपको पता है मिक्सिंग अप ऑफ गैसेस को भी डिफ्यूजन कहा जाता है केमिस्ट्री में, तो यहाँ पर यह मिक्सिंग अप ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड को भी रिप्रेजेंटेशन एक दिया गया है जिसमें हम डिफ्यूजन समझ सकते हैं मॉलिक्यूल्स और आयन का, और ये हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन की तरफ ही होता है। डिफ्यूजन एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का, जिसमें जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन तक तब तक वेरी करेगा और जब तक एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन जो है वो अचीव ना हो जाए, राइट। ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है हम बात करेंगे जैसे कि डिफ्यूजन इंक का, ये मैं आपको एक्टिविटी के उसमें भी शो करूंगा। या एक गैस है जैसे कि CO2, वो एक्यूमुलेट हो जाएगी हाई कॉन्सेंट्रेशन पर सेल के अंदर, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होगा सेल का और जो कॉन्सेंट्रेशन होगी CO2 की लो होगी उसके इनसाइड में, तो डिफरेंस रहेगा CO2 की कॉन्सेंट्रेशन में अंदर और बाहर, तभी वो हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन की तरफ मूव करेगी। ये डिफ्यूजन सेल में आप देख सकते हैं, अमीबा के सेल में आपको दिखाया होगा, राइट। तो क्लास ये था हमारा सेकंड लेक्चर जिसमें हमने डिफ्यूजन तक बात की। जल्द ही हम इसके और भी वीडियोस बना के अपलोड करेंगे। थैंक यू।